हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसका जो गठन है वो कब हुआ था 1952 में। आइए इसके बारे में चर्चा करने से पहले माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या था, इसका गठन किस प्रकार हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, उनसे अवगत होते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह शिक्षा का द्वितीय आयोग है। पहला आयोग कौन सा था जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। और जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, उन्होंने की थी अपने सुझाव किससे संबंधित दिए थे? विश्वविद्यालय शिक्षा के ऊपर जो थे उन्होंने अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे, संस्तुतियाँ प्रदान की थी। लेकिन जो 1948 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने भारत के सामने माध्यमिक शिक्षा की जांच कराने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा और 1951 में फिर इसी बोर्ड ने अपनी इस मांग को पुनः दोहराते हुए माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है, इस इच्छा को जाहिर किया। और इसकी वजह ये थी, उनका मानना था कि जो माध्यमिक शिक्षा है वो क्या है? एकांकी है। एकांकी मीन्स कि एक पक्षीय बोल सकते हैं, जिसमें विद्यार्थियों की अभिरुचियों, उनकी क्षमताओं आदि पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। तथा 23 सितंबर 1952 को 23 सितंबर 1952 को भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति, वाइस चांसलर ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी, डॉक्टर A.L. स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। और इसीलिए इस आयोग को उन्हीं के नाम पर मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग ने देश में माध्यमिक शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का गहन रूप से अध्ययन किया तथा 29 अगस्त 1953 को 29 अगस्त 1953 को अपना प्रतिवेदन 311 पृष्ठों में प्रस्तुत किया। और उनकी इस प्रतिवेदन में 15 अध्याय हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि जो इसका जो प्रोसेस ऑफ प्रक्रिया थी, ठीक है, इस आयोग की वो क्या थी? सर्वप्रथम इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित एक क्वेश्चनेयर तैयार किया, प्रश्नावली तैयार की तथा उस क्वेश्चनेयर को भिन्न भिन्न शैक्षिक विशेषज्ञों, एजुकेशनल स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट्स, टीचर्स तथा एजुकेशन इंस्टीट्यूट, शैक्षिक संस्थानों में उसे वितरित कर दिया गया। और फिर उनके द्वारा उस क्वेश्चनेयर से संबंधित प्राप्त किए गए जो उत्तर थे उन्हें आधार मानकर और उनसे जो जानकारी उन्हें प्राप्त हुई उसे कलेक्ट किया, एकत्रित किया। और उसके बाद इस आयोग के सदस्यों ने भारत के विभिन्न भागों के विस्तृत दौरे किए, विभिन्न विद्यालयों के कह सकते हैं हम। और माध्यमिक शिक्षा के सामने उस समय समकालीन जो भी हम कह सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा से संबंधित जो भी विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं आ रही थी उनकी प्रत्यक्ष जानकारी हासिल की। और इन सबको आधार मानते हुए आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। ठीक है, एक बार इस प्रक्रिया को हम फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने किसकी बेसिस पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की? ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चनेयर। एंड फिर उसके बाद जो था खुद पर्सनली उन्होंने विजिट्स किए स्कूल्स और उसके आधार पर उन्होंने जानकारी प्राप्त की, जो समस्याएं थी माध्यमिक शिक्षा से संबंधित उनके बारे में, और फिर अपना जो प्रतिवेदन था वो प्रस्तुत किया। ठीक है, आई थिंक आपको इसके गठन की प्रक्रिया जो है समझ आ गई होगी। आइए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। जैसा भी हमने जाना कि इन्होंने जो किया था 23 सितंबर 1952 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। और जो कमेटी थी ये, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर A. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, और जो कमेटी के सेक्रेटरी थे A.N. बासु। ठीक है, ये फिर से भी रिपीट है। This committee was appointed under the chairmanship of Dr. A. Lakshmana Swami Mudaliar, Vice Chancellor of Madras University, जैसे मैंने भी आपको बताया था। मुदालियर कमीशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बोथ आर सेम, आपने इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो हमारा वो था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, वो किससे संबंधित था? यूनिवर्सिटी एजुकेशन से। ठीक है, और उसे
क्या कहा था हमने, जैसे हमने सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को कहा मुदालियर कमीशन, तो आपको याद होगा कि हमने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को क्या कहा था, राधा कृष्णन कमीशन। ठीक है, क्योंकि उस समय उनके चेयरमैन क्या थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नाउ जो ये कमीशन था इसमें कितने मेंबर्स थे, 9, and Dr. A. Lakshman Swamy Mudaliar was the chairman. Commission prepared a questionnaire and sent it to various educational experts and teachers of India, जैसे भी मैंने आपको बताया, and took tour in various parts of India and submitted its report on 29 August 1953. ठीक है, and report was of 311 pages. इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है पहले ही। आइए अब सबसे पहले जानते हैं, जब हमने बात की कि उन्होंने विभिन्न तरह की जो समस्याएं थी उनसे संबंधित सूचनाएं एकत्रित की। ठीक है, और फिर उन समस्याओं के आधार पर उन्होंने देखा कि जो माध्यमिक शिक्षा थी उस समय वर्तमान में उसके अंदर क्या क्या दोष थे। ठीक है, और उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए थे कि जो शिक्षा है माध्यमिक शिक्षा उसके क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए। पर हम अपने आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ओनली डिफेक्ट्स, ठीक है, इन ट्रेडिशनल करिकुलम एज पॉइंटेड आउट बाय सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। आइए देखते हैं उनके द्वारा जो देखा गया सर्वप्रथम जो डिफेक्ट था दैट वाज नैरोली कंसेप्ट, कि जो माध्यमिक शिक्षा है वो उसका पक्ष क्या है, संकीर्ण है। संकीर्ण इन द सेंस कि जो ये एजुकेशन है वर्तमान में जो चल रही थी माध्यमिक शिक्षा से संबंधित, वो विद्यार्थियों को सिर्फ कॉलेज एजुकेशन के लिए, कह सकते हैं कि हायर एजुकेशन के लिए ही तैयार करती थी, नॉट फॉर लाइफ। मीन्स कि कह सकते हैं कि जो उनकी जो समाज था उसका जीवन था, सामाजिक जीवन था, उसके साथ उस शिक्षा का कोई भी संबंध नहीं था। ना ही वो जो उनकी शिक्षा थी वो अध्ययन के एक विस्तृत क्षेत्र को कवर करती थी। ठीक है, कुछ लिमिटेड ही एक्सपर्ट्स थे, हम कह सकते हैं कुछ लिमिटेड ही क्षेत्र होते थे हर विषय के जिससे संबंधित जो है जानकारी प्रदान करती थी, और उस जानकारी का भी उन सूचनाओं का भी जो वास्तविक जीवन है विद्यार्थी का उनके साथ कोई भी संबंध नहीं होता था। सेकंड, बुकिश, पुस्तकीय ज्ञान। ठीक है, मेन स्ट्रेस उसी के ऊपर था, सिद्धांतिक ज्ञान ही प्रदान किया जाता था थ्रू द बुक्स। और कह सकते हैं कि इस पुस्तकीय ज्ञान के आगे या इसके अतिरिक्त जो विद्यार्थी हैं वो कुछ भी सोच नहीं पाते थे। द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज़ नॉट स्ट्रेस, जो व्यवहारिक पक्ष था ज्ञान का वो बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया जाता था। इट फीड्स द माइंड ओनली विद नॉलेज, या कह सकते हैं कि ये इस तरह की शिक्षा थी उस समय माध्यमिक शिक्षा, जो मस्तिष्क को केवल ज्ञान के भंडार से भर देती थी। ठीक है, एंड नॉलेज रिलेटेड टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, कैसे, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान था उसी के ऊपर जो स्ट्रेस दिया जाता था। नंबर थर्ड इन सिंगल ट्रैक। सिंगल ट्रैक मीन्स कि एक पक्षी कैसे, द करिकुलम वॉज रिजिडली यूनिफॉर्म, एक तरह की कठोरता थी करिकुलम में, मीन्स कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन चिल्ड्रन। ये जो करिकुलम था, पाठ्यक्रम था, ये विद्यार्थियों के बीच में जो व्यक्तिगत अंतर होते हैं उनको ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया था, और इसमें जो कोर्सेज हैं, विभिन्न जो विषय हैं, उनमें भी उसकी विभिन्नता को भी ध्यान में, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, उसकी विभिन्नता को भी ध्यान में नहीं रखा गया था। लाइक गेम्स, स्पोर्ट्स, हॉबीज, क्राफ्ट्स, ये सारे पक्ष टोटली क्या थे, नेग्लेक्ट कर दिए गए थे। ठीक है, दिस मोनोट्रैक सिस्टम स्टिल फॉलोड इन अवर स्कूल। ये वर्तमान शिक्षा से संबंधित है कि इस जो कह सकते हैं सिंगल ट्रैक सिस्टम को अभी भी कई स्कूल्स में फॉलो किया जाता है। ठीक है ना, जिसमें जो नॉलेज का पक्ष है सिर्फ उसी को जो है उसी की तरफ ध्यान दिया जाता है। ठीक है, नाउ ओवर क्राउडेड, द ट्रेडिशनल करिकुलम इज़ ओवर क्राउडेड विद सो मैनी सब्जेक्ट। इसके अनुसार जो पारंपरिक पाठ्यक्रम था वो इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतने सारे विषयों की अधिकता से क्या हो गया था, एक बोझ के रूप में देखा जाता था। अ स्टूडेंट इन द स्कूल हैज़ टू स्टडी अ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, एक विद्यार्थी को विद्यालय में बहुत से विषयों का अध्ययन करना पड़ता था, और जो अध्यापक और जो विद्यार्थी थे वो अपने इस शैक्षिक कार्य को करने में इतने व्यस्त हो जाते थे कि उन्हें हम कह सकते हैं कि ज्ञान से संबंधित या फिर शिक्षा से संबंधित किसी भी दूसरे प्रकार की जो गतिविधि है उसको करने के लिए समय प्राप्त नहीं होता था। ऑल दिस वॉज ड्यू टू ओवर क्राउडेड करिकुलम। ठीक है, नाउ फिफ्थ, एग्जामिनेशन रिजल्ट। In the curriculum, only those items are included which are to be assessed in the examinations,
The teacher, the students attend to the type of academic work needed for the purpose of examination. इसका संक्षेप में सार यही है कि जो करिकुलम था उसमें सिर्फ वही आइटम्स इंक्लूड की जाती थी जो सिर्फ एग्ज़ाम्स पास करने के लिए आवश्यक होती थी। ठीक है, जो चीज़ एग्ज़ाम्स में आनी है सिर्फ वही जो है करिकुलम में डाली जाती थी, और जो टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें एकेडमिक वर्क के दौरान उन्हीं सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता था। ठीक है, फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्ज़ाम परीक्षाओं के उद्देश्य से जो चीज़ बुक्स में दी गई है उन्हें ही कंप्लीट करना पड़ता था, उसके अलावा और किसी चीज़ के लिए ना स्पेस था ना समय। ठीक है, एंड नो प्रोविज़न फॉर टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। उस समय वर्तमान माध्यमिक शिक्षा में जो है तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, इसके लिए कोई भी स्थान नहीं था, और जो उस समय की कह सकते एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। ठीक है ना। इफ़ द पीपल्स आर टू टेक पार्ट इन इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर हम चाहते हैं कि जो आज का विद्यार्थी है वो भविष्य में व्यावसायिक और जो आर्थिक विकास है उसमें भागीदारी उसकी हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि विद्यार्थियों को इस तरह की एजुकेशन दी जाए। ठीक है ना। आप देख सकते होंगे कि वर्तमान में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें वोकेशनल एजुकेशन अब दी जाती है। ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन अब दी जाती है, बट उस समय ऐसा नहीं था। ठीक है, एंड अनसाइकोलॉजिकल, इसके अनुसार जो वर्तमान पाठ्यक्रम था वो क्या था, अनसाइकोलॉजिकल था, पूर्णतः अमनोवैज्ञानिक था। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं था, सिर्फ हम कह सकते हैं कि इट वॉज फ्रेम ड्यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एडल्ट्स। इसमें सिर्फ बड़ों को ध्यान में रखकर जो पाठ्यक्रम था वो बनाया गया था। विद्यार्थियों के अंतर, उनकी नीड्स, उनकी रुचियाँ, उसमें से उसके लिए जो पाठ्यक्रम था उनको बिल्कुल उसमें अनदेखा कर दिया गया था, उन सारे पक्षों को। ठीक है, नाउ अनप्रोग्रेसिव अप्रगतिशील, डजंट कीप पेस विद द डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो प्रगतिशील कैसा, मीन्स कि साइंस और टेक्नोलॉजी में जिस तरह से विकास हो रहा था ये उसके अनुरूप नहीं था। ठीक है, इट वॉज स्टैटिक, एक फिक्स होता है जैसे वो था, एंड डजंट कन्फर्म टू चेंजिंग सोशल नीड्स। और जो प्रतिदिन जो समाज की आवश्यकता है जिस तरह से चेंज हो रही थी, पाठ्यक्रम एज इट इज़ ऐसा ही था। क्योंकि आप शायद समझते होंगे कि पाठ्यक्रम कभी भी सदैव एक जैसा नहीं रहता। आज से कई साल पहले जो पाठ्यक्रम था वो अब नहीं है, और जो अब वर्तमान में पाठ्यक्रम है वो कई सालों बाद एज इट इज़ नहीं होगा। ये सारे चेंजेस किस वजह से होते हैं, ड्यू टू द चेंजिंग सोशल नीड्स, क्योंकि जो समाज है उसकी आवश्यकताएं बदलती जाती हैं, और जो पाठ्यक्रम है वो सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप ही जो है उससे रिलेटेड डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं। लेकिन उस समय जो माध्यमिक शिक्षा थी उसमें ये ऐसा नहीं था। ठीक है, नाउ नेग्लेक्ट्स कल्चर। The traditional curriculum doesn't include our long cherished cultural values। जो उस समय का जो पारंपरिक हम कह सकते हैं पाठ्यक्रम था उसमें हमारा जो रिच कल्चर, सांस्कृतिक विरासत थी, ठीक है, उसमें उसका कोई भी स्थान नहीं था। उसमें जो है हमारी जो भारतीय परंपराओं से संबंधित आर्ट, क्राफ्ट, मॉरल, स्पिरिचुअल वैल्यूज़, धार्मिक, नैतिक मूल्य, ठीक है ना, हमारी संस्कृति, ठीक है, कला, इन सब पक्षों के लिए कोई भी स्थान नहीं था। मीन्स कि हम ऐसा कह सकते हैं कि उस समय का जो पाठ्यक्रम था माध्यमिक शिक्षा से संबंधित, उसमें हमारी भारत का जो रिच एक भारतीय सांस्कृतिक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत थी उसको कोई भी स्थान नहीं दिया गया था। ठीक है, तो आज हमने जाना कि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग था उन्होंने अपने सुझाव प्रस्तुत करने से पहले माध्यमिक शिक्षा में क्या क्या जो डिफेक्ट्स थे वो फाइंड आउट किए, और उसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसके उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए। उनके उद्देश्य के बारे में चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।